हुस्ना बेगम का हाथ तेजी से चल रहा था। हंसता हंसता पराठे उतरते जा रहे थे और पास बैठे उनके तीनों बेटे हाथ साफ किए जा रहे थे। तब ऊपर से एक के बाद एक पराठा आ रहा था। ऊपर से सलीम, सुलेमान और सुल्तान के पास पड़ी हांडी में से एक के बाद एक पकोड़ा गायब होता जा रहा था। अचानक ख्याल आने पर मुड़कर हांडी देखते हुए मजबूर हुई थी। शर्म नहीं आई माँ के लिए खाली कढ़ाई छोड़ते हुए? मुझे एक भी पकोड़ा नहीं मिला। और मम्मा जी कहकर तीनों बोले, कड़ी पकोड़ा और पराठे आपके हाथ के हों तो छोड़ता कौन है। अरे नहीं यार, मेरी मम्मा तो कुछ भी पकाएं कमाल कर देती हैं। सलीम मक्खन लगा रहा था। हुस्ना बेगम का मूड बहाल हुआ। यह हकीकत थी कि उनके मेके से लेकर ससुराल तक उनके तरीके और खाने पकाने का सभी मुतरफ थे। मम्मा जी, नानो की मिस कॉल आ गई है। हाथ में फोन उठाता हुआ सुल्तान माँ की तरफ लपका। उन्हें नंबर मिलाकर हैंड फ्री लगा ली। ये रोजाना का मशगला था। इस वक्त फोन करना, आज इतवार की वजह से वो लेट हुई थी तो अम्मा ने मिस कॉल दे दी थी। लो जी अम्मा, क्या हो गया? आप जैसी नरमिजाज साथ तो मैंने देखी नहीं। आज मैं बच्चों को लेकर आपकी तरफ आ रही थी और आपकी बहू ने घर छोड़ने की तैयारी भी कर ली। चलो अच्छा, जाने दे, मैं आ रही हूँ। आपकी तरफ ख्याल रखिए। बहू बेटे को सुनाकर भेजना कि बेटियों की वजह से खाना मिल जाता है, वरना तुम लोग तो भूखा मार दो। हुस्ना बेगम का मिसाला राउंड शुरू हो चुका था। वो डिक्टेशन दे रही थी। उनकी अम्मा के साथ साथ पास बैठे तीनों बेटे भी यही सुन रहे थे और सर भी धुन रहे थे। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने यही देखा था। अब तो खैर दो की जॉब भी हो गई थी और जवानी पार किए हुए भी अब काफ़ी वक्त गुजर चुका था। जबकि सुल्तान यूनिवर्सिटी में था। जवानी में बेवा होकर जिस तरह मर्दाना वार हालात का मुकाबला करके उन्होंने बच्चों को काबिल बनाया था, वो काबिल तारीफ था। इस बात को सराहने वालों की कमी भी ना थी। लेकिन इस मशक्क़त से उनके अंदर जो कमी पैदा हो गई थी, वो इससे बेखबर थी या बेखबर रहना चाहती थी। जैसे ही ये हुक्म मिला कि हम नानों की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी बाहर निकालो, तो वो तीनों राजी भर चल दिए। बचपन से माँ के अचानक प्रोग्राम बनते देखते आ रहे थे और ऐसे में नानू के घर जाकर वो बहुत एंजॉय भी करते थे। नुसरत बेगम तीनों बेटियों और दो बेटों के एहसार में निढाल सी लेटी हुई थी। तीसरा बेटा अपनी नई नवेली दुल्हन को मैके छोड़ने गया हुआ था। दोनों वहीं किचन में जती हुई थी, जबकि उनके बच्चे फूफियों के बेदाम गुलाम बने खिदमत कर रहे थे और फूफियों के बच्चे माऊ और मामू की गुफ्तगू सुनने में मसरूफ थे। अरे बस अहमद, मैं भी अगर तुम्हारी बीवियों जैसी होती तो कहाँ कुछ बचना था। ना बेटे लायक होते, ना घर बार का कुछ बचता। ये तो मुझे पता है कि आशिर के पापा के बाद कैसे जिंदगी गुजारी है। वो तुरप का पत्ता फेंक कर रोने में मसरूफ हुई। बाकी दोनों बहनों ने और माँ ने उनका भरपूर साथ दिया। नतीजतन भाई दाएं बाएं बैठकर दिलासे देने लगे। तीसरा आकर पीछे खड़ा हुआ और गद्दर में बाजू डाल लिया। असजद, तुम तो ससुराल गए हुए थे। एकदम से इस्तफसार हुआ। वो बाजी, मुझे अम्मा ने बता दिया था आप लोग आ रहे हैं, तो मैं निदा को दरवाजे से ही अंदर करके वापस लौट आया। डायने है पूरी, अपने अलावा किसी को खुश नहीं देख सकती। अपने भाइयों का भी नहीं सोचा, क्या पता असजद और निदा को हमारे वाले हालात का सामना ना करना पड़े। मगर देखा वहीं चालें शुरू हो गईं। माँ बेटियों की वो देवरानी जिठानी किचन में खाना बनाते हुए जले दिल के फपोले फूल रही थी। भाभी सच में मैं तो अम्मा पर हैरान हूँ। अच्छी भली होती हैं, खाती पीती खुशबाश तंदुरुस्त। जैसी बेटियां आती हैं कमज़ोर और निढाल सी हो जाती हैं। मुझे तो 15 साल हो गए इनके यही ड्रामे देखते हुए। वैसे भी तुमने सुना होगा, इंसान जैसा सुनता और सोचता हो वैसा ही महसूस करने लगता है। अम्मा भी बेटियों के आने पर उनके मुंह से यही कुछ सुनकर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगती हैं। अच्छा भाभी, वैसे अम्मा है तो बहुत अच्छी, लेकिन बाजी हुस्ना उनकी नेगेटिविटी पॉलिश करती रहती हैं और ऐसा फिर वो बेबो कर जाती हैं कि उन्हें बहू का ख्याल ही नहीं रहता। आपने कभी नोट किया, जब वो 2 दिन भी बाजी का फोन ना आए तो वो कितना खुश होती है हमारे साथ। हाँ ये तो है, यही हमारी नंद है जिसने हमारी जिंदगी उलट पुलट कर दी है। न उनको अपनी आकबत की फिक्र है न माँ की। उनका बुढ़ापा और आखिरत दोनों दाव पर लगाए हुए हैं। बुढ़ापे में इंसान तो बच्चा बन जाता है, कसूर उनका है जो जवान है और अपने भाइयों को सिखाती रहती हैं। सच्ची भाभी, हमारी नंदू की खुशकिस्मती में तो कोई शक नहीं। भाई भी इतना प्यार करते हैं। असजद को देखो, ससुराल की पहली दावत ही छोड़ आया है, मगर फिर भी किसी को कदर नहीं। उनको भी निदा के खिलाफ भड़का रही हैं। हिना किचन की खिड़की में से ड्राइंग रूम में तांका झांकी कर रही थी। सबसे ज्यादा हुस्ना बाजी ही असजद को लिपटा लिपटा कर रो रही है। अपने बेवा होने को डाल बना रखा है इस औरत ने। जब देखो इसी बात को कैश करा के हमारे घर का सुकून बर्बाद कर देती है। शोहर के मरने के बाद अपने घर की भी हुक्मरान है और दूसरों के घरों पर भी हुकूमत करती है।
जी भाभी, इनको हुक्मरानी की ऐसी लत लगी है कि हर जगह अक्ल कुल बनी रहती हैं। इससे तो बेहतर है कि शादी ही कर लेती। बड़ी खाला, मम्मा चलो चले, हम आज के बाद कभी नानू के घर नहीं आएंगे। सवेरा ऐसे चीख चीख कर रो रही थी कि अब जान निकली कि तब बेटा हुआ क्या है, सब लोग जानने के लिए तड़प रहे थे। घंटा भर से बड़ी ममानी और छोटी ममानी किचन में वो हिचकियों से रो रही थी। अब तो इन दोनों की हालत खराब हो गई। सबसे पहले तो वो नंदू के सामने ही गिर गई, कहीं उन्हें घरों से बाहर ना निकलवा दे। शोहरों और सास को तो बाद में भी बनाया जा सकता था। सलीम बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी मामा, आप हजार बातें करें। अभी महीने पहले ही तो इसकी शादी हुई थी सवेरा के साथ, और वो भी माँ की पसंद से। बेटा, सवेरा का हाथ बड़ा खुला है तो उसको जरा ऊंच नीच बता देना। अभी कल ही 8,000 का सूट एक बार पहनकर काम वाली को उठाकर दे दिया है। मम्मा, नो मोर पॉलिटिक्स। वो एकदम से खड़ा हो गया। सारी जिंदगी आप लोगों के साथ गेम खेलती रही हैं। हम आपकी खातिर मुमानियों की जासूसियां करते रहे, और अब आपने ही घर में वही खेल खेलना शुरू कर दिया है। हमारी माँ दूसरों के घरों में इजारादारी कायम रखने वाली है, हमें कहाँ रहने देगी। और वहीं आपने शुरू कर दिया। आज के बाद आप सवेरा की कोई बात नहीं करेंगे। बस चेंज करें खुद को मामा, प्लीज। वो धाड़ धाड़ कर पाँव मारता हुआ बाहर निकल गया और वो निढाल होकर सोफे पर गिर गई थी। हुस्ना को मेके से ससुराल तक हमेशा से सराहा गया था। शादी से पहले वालिदैन उनकी समझ बूझ के मुतरफ थे। शादी के बाद शौहर ने भी खूब तारीफ की, क्योंकि तरीका और सलीका घरेलू शौर हुस्ना पर ख़त्म था। उन पर अल्लाह का कोई ख़ास करम था जो हर जगह उनको पजीराई मिलती थी। शादी के 8 साल बाद बेवा हो जाना बिलाशबा बहुत बड़ा सानिया था, मगर इसके बाद जिस तरह उन्होंने बेटू को परवान चढ़ाया और घर संभाला था, इस पर उनकी पहले से भी कई गुना ज़्यादा तारीफ की गई, जिससे उनमें अजीब रौनक के साथ साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो गया। कहीं ये मकाम, ये तारीख मुझसे छीन ना जाए। इस बात के एहसास ने उन्हें हर फैसले में मुकम्मल आज़ादी, और उसके साथ ये हुक्मरानी कि मैं अक्ल कुल हूँ, उसका एहसास हद से ज़्यादा बढ़ा दिया था। माँ, भाइयों और बहनों को अपन ने हमेशा ये कहकर ज़ेर बार रखा था कि मुझे बाप के घर से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मशवरे देती हूँ। हालांकि वो फैसले सुनाया करती थीं। अपने घर के अलावा भापियों के घर में हुक्म चलाने का नशा ऐसा था कि उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया कि बेटे के पास बैठे हुए वो फ़ोन पर डिक्टेशन देती या इकट्ठी बातें करती तो वो किसी न किसी बेटे को बातें सुनने भेज देती। अब पता चला कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी फसल को तबाह कर लिया है। वो खुदादाद सलाहियतों की मालिक थी। अपनी काबिलियत को मनफी अंदाज में इस्तेमाल ना करती तो बेटू समेत भाइयों और बहू के लिए भी काबिल तारीफ नमूना होती। मगर ये क्या हो गया? अब उसके अपने बच्चे वो सबक भी पढ़ा गए थे जो उन्होंने पढ़ाया ही नहीं था। वो बाप भी याद कर गए थे जो उन्होंने कभी खोला ही नहीं था। वो बुत बनी बैठी थी, आंसू सफ़ेद दुपट्टे में गुम हो रहे थे। तुम्हें कैसे बताऊं सवेरा, मुझे तुम तीनों से भी ज़्यादा प्यारी है। मैंने तो बात बराए बात की थी, मगर मुझे पता चल गया है कि मैं अपने घर में अपने बेटों के साथ उनकी आयली ज़िंदगी भूल कर भी डिस्कस नहीं कर सकती, कोई मशवरा नहीं दे सकती। ना अच्छा ना बुरा। जुर्म बड़ा था तो सज़ा भी बड़ी होनी थी। फिर से एतमाद बनाने में वक्त लगता है।